नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रचंड बहुमत महायुति को मिला है, और वो भी बीजेपी को, जहां पर बीजेपी 120 सीटों से ज्यादा जीत कर आई है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शायद इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिलेगी, वो भी 4-5 महीने के अंदर। आपने देखा था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने जिस तरीके का बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, आखिर 4 महीने में ऐसी क्या चीज बदल गई कि बीजेपी को इस तरीके का प्रचंड बहुमत मिल रहा है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पैसा है, रसूख है, सत्ता का जो बल है वो दिख रहा है, चुनाव आयोग, संस्थान सब साथ में है, और अदानी जी का सहारा है पूरी तरीके से, और इस वजह से बीजेपी को ये प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बात हम लोग कई बार कर चुके हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग और सब लोगों ने मिलकर, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को ये जीत दर्ज कराई है। लेकिन अब इसका मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी मोदी जी थोड़ी देर पहले उन्होंने भाषण दिया था, और उस भाषण में जो उनकी विक्ट्री स्पीच थी, उन्होंने ये कहा और यही बोला कि भाई एक है तो सेफ है, ये देश का नया नारा है। और इसी नारे को सारे जो मंत्री हैं वो भी दोहरा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाइम्स रिपब्लिक टीवी पर पीयूष गोयल को सुना, तो पीयूष गोयल ने भी ये कहा कि भाई एक है तो सेफ है, ये एक अंडरलाइन मैसेज है। और ये कितना कारगर साबित होगी ये तो पता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी बहुत कम रैलीज करने के लिए मोदी जी गए थे, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी उन्होंने बहुत कम रैलीज की हैं। और बीजेपी को जो ये नंबर्स मिले हैं, ये बीजेपी के महाराष्ट्र के अपने लीडर्स के दम पर उनको मिले हैं, और साथ में तो केंद्रीय लीडरशिप का जो सहारा है वो तो है ही। लेकिन अब क्योंकि मोदी फैक्टर कम होता जा रहा है और बीजेपी अपने आप में बड़ी होती जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र की जीत के बाद अब मोदी जी को किनारे लगाने का प्लान बीजेपी खुद करेगी। ये वही बीजेपी जिसने कि 2024 के चुनाव में पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं बुलाई, आज तक नहीं बुलाया है। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी को बल मिल रहा है, हरियाणा की जीत के बाद अब महाराष्ट्र की जीत, तो क्या अब मोदी को ठिकाने लगाने का काम एक तरीके से बीजेपी करेगी? क्योंकि अब वो बीजेपी का जो प्रचंड बहुमत है वो मोदी जी के ऊपर हावी होगा। आज इसी चीज को हम लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता प्रबल प्रताप शाही हैं। प्रबल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे साथ कुछ और मेहमान है, मुझे भी पता नहीं है कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। अगर और मेहमान हो तो उनको भी ऐड कर लीजिए कोमल, बिकॉज हाँ, राकेश अचल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर मेरे साथ हैं। राकेश अचल जी, आपका स्वागत है। और प्रकाश पोहरे साहब हैं, डेली देशोन्नति ग्रुप के एडिटर इन चीफ। सर, आपका भी स्वागत है। और दीपक कबीर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। लेकिन आपकी कुर्सी बस खाली दिख रही है, आप नजर नहीं आ रहे फ्रेम में, तो आप आ जाए फ्रेम में। लेकिन मैं आज की चर्चा मैं प्रबल प्रताप शाही से शुरू करूंगी कि प्रबल जी, अब जो ये एक प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है महाराष्ट्र में, इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग, पैसा, अदानी मॉडल, सब कुछ, इस पर काफी आज हम लोगों ने दिन भर इस पर काफी जमकर चर्चा की है। लेकिन अब इस प्रचंड बीजेपी का असर मोदी जी पर क्या पड़ने वाला है? आज पवन खेड़ा और जब जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो पवन खेड़ा ने भी आज इस बात को कहा कि भाई अगर 120 से ज्यादा आंकड़ा बीजेपी का आया है तो मुझे नहीं पता मोदी जी का क्या होने वाला है। तो आपके हिसाब से मोदी जी का भविष्य अब इस महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या होने वाला है? जी नीलू जी, पहली चीज देखिए, ये जो वर्तमान की सरकार चल रही है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में है, उसके बनने के बाद जब वो 240 सीटों तक आ गए, काफी मंथन और वो रहा आरएसएस के अंदर। तो पहला चीज हुआ कि 1966 में एक सर्कुलर जारी हुआ था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी आरएसएस के कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। उस पर से रोक हटी और अब वो आप कार्यक्रमों में जा सकते हैं आरएसएस के। अब जो ये सरकार चल रही है, इसमें मुखौटा मात्र नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ है। अब सीधा निर्देशन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, यहाँ तक चुनाव आयोग को, जजेस को, सबको जो है, पुलिस के अधिकारियों को सीधे अब निर्देशन जो है वो मोहन भागवत कर रहे हैं नागपुर से बैठ। किसको कितनी सीट देनी है, किसको क्या करना है, सब अब तय हो चुका है।
अब इलेक्शन कमीशन हैक हो गया है, अब ईवीएम हैक करने की जरूरत ही नहीं। अब इलेक्शन कमीशन को जैसे चाहेंगे वैसे, और उन्होंने दो मॉडल उन्होंने पेश किया है। एक मॉडल है जो यूपी में है, रामपुर मॉडल, जिसमें अल्पसंख्यक समाज को और जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनको रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगा दो, पुलिस से डंडे मार दो, एसएचओ पुलिस का थानेदार जो है वो खड़ा होकर पिस्टल तानेगा एक नागरिक के ऊपर जो वोट देने जा रही है, खासकर महिला, उसे वोट देने से रोकना। एक तो वोट रोक दो, दूसरा वोट काट दो। ये रणनीति के तहत इन्होंने काम किया। इसीलिए जो ये आप लेकिन 140 प्रभु जी, एक बात बताइए कि जो ये प्रधानमंत्री ने अपनी विक्ट्री स्पीच में आज ये कहा है कि एक है तो सेफ है, ये हमारे पूरे देश का मूल मंत्र हो गया है, ये राष्ट्र मंत्र है एक तरीके से, एक है तो सेफ है, ये बात उन्होंने कही है। हम ये क्या इसको माने, इसका क्या होने ये वाला है? ये अब ये बीजेपी के अंदर दो नारे हैं। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। आरएसएस तो बटोगे तो कटोगे को मान रही है। नरेंद्र मोदी एक है तो सेफ करते, कुछ उनके मंत्रिमंडल के लोग नारा लगाते रहे एक है तो सेफ है, एक है तो किससे सेफ, और बटोगे तो कटोगे किससे। ये जो चीज है, मैं जो बात कह रहा हूं कि अब जो है, मैंने अभी आपको कह दिया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ अब खोटा मत। अमित शाह की जगह पे किसे लाना है, मोदी की जगह पे किसे लाना है, योगी आदित्यनाथ को कहां पे पहुंचाना है, उन्होंने तय कर लिया है। अब जिस हिसाब से योगी मॉडल है, अपनी कमान आरएसएस के हाथ में है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, क्योंकि आरएसएस बहुत सक्रिय था, तो अब मोदी के हाथ में कमान न होकर अब आरएसएस के हाथ में कमान होगी, आप ये कह रहे हैं? जी पूरी कमान हरियाणा चुनाव में भी और महाराष्ट्र चुनाव में पूरी कमान जो है अब आरएसएस, और सीधे अधिकारी अब उनसे निर्देशन ले रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है, पैसा कौन बांट रहा है, सब आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लगाकर पैसा बांटा गया है। पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, एम्बुलेंस के में का इस्तेमाल किया गया, पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होगा। अब उसमें अडानी भी साथ में शामिल हो चुका है। अडानी भी अलग नहीं है और ये सारी मशीनरी साथ है। अब इस देश के अंदर जिसको चाहेंगे आरएसएस के लोग उसको आगे करेंगे। नरेंद्र मोदी कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहेंगे वो अब आरएसएस के मोहन भागवत के ऊपर, वो चाहे तो योगी आदित्यनाथ को बनाए, वो चाहे तो गडकरी को बनाए, वो चाहे तो देवेंद्र फडणवीस को बनाए, वो चाहे तो किसी और को बनाए, वो उनके ऊपर। अब मोदी का विस्थापन का समय शुरू हो चुका है, अमित शाह के विस्थापन का समय शुरू हो चुका है। अब इनको कोई नहीं बचा सकता। अब मैं विपक्षी दलों के साथ साथ, जैसे मैं पक्ष में हूं, हमारा बस एक एजेंडा अब है कि इलेक्शन कमीशन का घेराव करो। इसके अलावा हमारे पास कुछ रास्ता नहीं बचा है। जब तक इस इलेक्शन कमिश्नर जो राजीव कुमार है, इसके अंडर में चुनाव होगा। प्रबल जी, जब आप ये कहेंगे कि आप इलेक्शन कमीशन का घेराव करना ही आपका एकमात्र एजेंडा है, तो आज मैं ये सवाल आपसे ये क्यों ना पूछूं कि भाई आपने ये काम हरियाणा के चुनाव के बाद क्यों नहीं किया, आपने क्यों देरी कर दी? अगर किया होता तो शायद कुछ ना कुछ इसका लाभ आपको महाराष्ट्र के चुनाव में मिल गया होता। गलती है। देखिए एक्चुअली क्या है कि पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी के अंदर तमाम मंथन है। कुछ लोग ईवीएम, हमारे जैसे लोग वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हैक हो चुका है, इलेक्शन कमिश्नर ठगी है और ईवीएम का भी सवाल है। वहीं पे कुछ लोग मानते नहीं, बहुत सारे और फैक्टर। देखिए पार्टी बहुत बड़ी होती है तो उसमें तरह के विचारधारा है, पार्टी तय कर रही है, अभी उस कश्मकश में है। लेकिन हमारा मानना ये है, आज देखिए पवन खेड़ा ने कह दिया ना कि आप झारखंड दे दोगे और महाराष्ट्र में इस तरह कर दोगे। भाई अब तो सवाल ये उठा कि भाई 144 या 45 सीट भाजपा लड़ी, 137 सीट में अभी देख रहा हूं कि वो जीत गई, 131 या 37 जो भी। अगर वो तो वो 14-12 क्यों हारे बेचारे, उनको भी जिता दिया होता। अब तो सवाल ये उठता वो क्यों हारे। ठीक है, ऐसा कौन सा कारण था, कौन सा कारण था कि वो 10-12 लोग जो भाजपा के थे वो हार गए, उन्हें भी जिता देते तो क्यों। भाई इतना बड़ा वहां पर जब वहां पर कोई भीड़ नहीं है, कोई उनका माहौल नहीं है, वो हरियाणा में भी स्थिति यही थी। तो अब इलेक्शन कमीशन हैक हो चुका है, जैसे बन के वैसे हो। अब इस देश के अंदर जन क्रांति और जन आंदोलन के बिना कुछ नहीं होगा, और जनता को अगर लोकतंत्र चाहिए, आज महंगाई देखिए, आज
अभी सब्जी आई है, जो गोभी का फूल होता है, गोभी गोभी तो खाती होंगी आप भी, आज 120 रुपया किलो हो गया। तो बधाई हो अडानी को, सरकार बनाकर बधाई हो जनता को, 120 रुपए जी, की गोभी खाओ। हाँ, ठीक इस है। मैं जाड़े के राकेश समय असल में में जब बस जब 40 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया किलो हो, ठीक है, आज वो किसी 120 और दिन रुपया किलो डिस्कस बिक करेंगे। रहा है, बड़ी चीज है। प्रबल जी, वो उसको महँगाई के ऊपर एक अलग कार्यक्रम करेंगे, उसमें बात करेंगे। वापस मुद्दे पर आते हैं, जो आज मुद्दा है कि बीजेपी और मोदी का अब क्या रिश्ता होगा? राकेश अचल जी, मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके का प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है और आरएसएस एक सक्रिय भूमिका में हरियाणा में नजर आया, उसी तरीके से आरएसएस बहुत ही सक्रिय भूमिका में महाराष्ट्र में भी नजर आया। तो अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आरएसएस क्या मिलकर अब मोदी जी को किनारे लगाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि भाई मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, उनको हटाने का या उनको फेज आउट करने का कार्यक्रम ऑलरेडी आरएसएस बहुत समय से सोच रहा था। तो अब क्या आपको लगता है कि उस इस कार्यक्रम पर पॉज लगेगा या फिर आरएसएस अब धीरे धीरे अपने तरीके से मोदी जी को किनारे करने की कोशिश करेगा? क्योंकि अब मोदी जी, आप ये देखिए ना, किसी भी राज्य में मोदी जी जा रहे हैं, उनकी रैलीज में भीड़ नहीं आ रही है, और ऐसा नहीं है कि सब राज्यों में मोदी के बल पर चुनाव जीत रहे लोग। जी राकेश जी। धन्यवाद नीलू जी। देखिए, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इसके बारे में एक दिन पहले ही प्रकाश जी ने और मैंने दोनों ने कहा था कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, क्योंकि ये जो चुनाव है ये मुद्दों पर नहीं लड़ा गया, ये चुनाव नारों पर लड़ा गया। नारे वही जो अभी शाही साहब कह रहे थे, कटोगे तो बटोगे भी था, एक रहेंगे तो सेव रहेंगे भी था, संविधान भी था, आरक्षण भी था। तो जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित नहीं है, अप्रत्याशित से भी ज्यादा अप्रत्याशित है। और प्रचंड नहीं है, अखंड नहीं है, ये मतलब मंडलेश्वर वाले नतीजे हैं। इनकी कल्पना खुद बीजेपी को नहीं थी, लेकिन बीजेपी के पास गणित था, मशीन और मशीनरी के इस्तेमाल से वो इस आंकड़े तक पहुंची। हरियाणा में भी पहुंची और उसके पहले मध्य प्रदेश में भी पहुंची। मध्य प्रदेश में हम सब लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे, लेकिन नहीं बनी, क्योंकि अब मशीन और मशीनरी के इस्तेमाल में भारतीय जनता पार्टी दक्ष हो चुकी है। तो अभी इस चुनाव परिणाम के बाद ये तो तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व, मौजूदा नेतृत्व है, 3 लोगों का है। नड्डा साहब हैं, अमित शाह हैं और माननीय मोदी जी हैं। तो अब ये नेतृत्व तो शिथिल पड़ेगा। कारण यह है कि यहाँ जो नारा, मैंने बहुत पहले, आपको शायद याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी को तो अलग छोड़ दीजिए, आरएसएस के पास भी नारों की कमी पड़ गई थी, और उसने योगी आदित्यनाथ का जो नारा था, बटोगे तो कटोगे, वो उधार के सिंदूर की तरह अपनी मांग में भर लिया था, और वो नारा चला भी। उस नारे ने अपना काम महाराष्ट्र में दिखाया भी। तो ऐसे में अब स्थिति आरएसएस का हाथ बढ़ेगा। आरएसएस ने इस चुनाव से ठीक 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अपने सारे अनुसांगिक संगठनों को 5 दिन तक बिठा करके बंद कमरे में एक स्पेशल क्लास ली थी, और उस स्पेशल क्लास का जो परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत नहीं है, ये आरएसएस की मेहनत और मशीन और मशीनरी के समर्थ इस्तेमाल की जीत हुई है। तो इससे लोकतंत्र को तो खतरे में आना है। आप देखिए, मुद्दे अगर पीछे चले जाएंगे और ऐसे हिंसक नारे ऊपर आ जाएंगे तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। कांग्रेस का भी अब बूता नहीं है, कांग्रेस के सहयोगी संगठनों का भी बूता नहीं है। वो लगातार, आप देखिए, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में अगर ये साथ रहे होते दोनों, तो ये 2 सीटों पे थोड़ी सी सिमट जाता हमारा जो समाजवादी दल है। तो ये सब नए सिरे से समीक्षा होगी, इधर भी और उधर भी। मोदी जी को तो जाना ही है। मोदी जी ने 11 साल सत्ता भोग ली, और जो वो कर सकते थे पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, आरएसएस के लिए भी, जैसे शाही साहब ने जिक्र किया, उन्होंने वो एक आदेश पुराना 1966 का हटा दिया और सरकारी कर्मचारी अब शाखाओं में जा सकते। आरएसएस का शताब्दी समारोह पहले नहीं होना था। भागवत साहब बहुत दुखी थे मोदी जी के कामकाज से, लेकिन अब महाराष्ट्र में वापसी के बाद, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद, इसको महायुति की जीत आप मत कहिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद आरएसएस नए सिरे से अपनी भूमिका में खड़ा होगा। और मोदी जी को निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि ये सत्र तो संसद का समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको सारे उठापटक सामने आ जाए। जी।
ठीक है, अब प्रकाश पोहरे जी के पास आते हैं कि पोहरे जी, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की ये जो प्रचंड जीत, और प्रचंड से भी ज्यादा बड़ी जीत जो बीजेपी को मिली है, और जिस तरीके से आरएसएस सक्रिय था, तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी को अब साइडलाइन करने का कार्यक्रम अब आरएसएस शुरू कर देगा? आज मोदी जी बहुत खुश हो रहे थे, और जो बातें उन्होंने अपने विक्ट्री स्पीच में कही हैं, और तमाम तरीके की बातें कि कांग्रेस तो अपने एलाइज के लिए भी एक लाइबिलिटी बन गई है, और बहुत सारी बातें, और फिर अंत में उन्होंने कहा कि अब तो राष्ट्र एक ही मंत्र से चलेगा, वो है एक है तो सेफ है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये एक है तो सेफ है का राष्ट्र मंत्र बनाकर मोदी जी कितने दिन आगे चलेंगे? और अब बीजेपी भी कुछ प्लान करेगी, आरएसएस कुछ प्लान करेगा, तो महाराष्ट्र की जीत का जो बीजेपी का असर है वो मोदी जी पे क्या पड़ने वाला है आपके हिसाब से? जी सर। नीलू जी, देखिए, दो तीन बातें हैं। एक कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बातें ऐसी है कि अभी जो हमारे भाई साहब बता रहे थे, राकेश जी या मेरे ख्याल से कौन, हाँ, प्रबल जी, सॉरी। तो मेरा ये कहना है इसके अंदर कि बातें ऐसी है फिलहाल के अंदर, ये हमको एक बात सोचनी चाहिए कि बीजेपी जो है वो 24/7/365 डेज इलेक्शन मोड पे रहती है। कांग्रेस का क्या परिस्थिति है, क्या हाल है? ऐसा है, इलेक्शन खत्म, उनका काम खत्म। देखिए भाजपा कैसी उभरी। देश 10 पैसे का अगर बस का टिकट बेस्ट का अगर बढ़ जाता था ना, बेस्ट बस का मुंबई का, तो पूरे रास्ते पे उतर जाते थे। अगर पेट्रोल के ऊपर 25 पैसे बढ़ जाते थे तो पूरी बीजेपी रास्ते पे रहती थी। मुझे बताइए, कांग्रेस वालों ने पिछले 10-15 सालों में कितनी बार, जब उनकी सत्ता नहीं थी, सत्ता में थे तब नहीं रास्ते पे उतरे, मैं समझ सकता हूँ। 10 साल से उनकी सत्ता नहीं है, कितनी बार रास्ता पे उतरे, कितनी बार क्या किया, एक विषय। बातें ऐसी है इनकी, सिंपल ऐसा है। पहली बात तो कांग्रेस को ये ढूंढना चाहिए कि इनके अंदर स्लीपर सेल कौन है। बीजेपी के कई स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर मौजूद है। वो स्लीपर सेल का नंबर 1 का आदमी है नाना पटोले। वो बोलता है कि मैं कांग्रेस का, उसको बना दिया कांग्रेस वालों ने पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष। मैं आपको बताता हूं, आपको मालूम है मेरा अखबार महाराष्ट्र के अंदर 6-7वें नंबर पे है सर्कुलेशन के हिसाब से। प्रकाश पोहरे, उसको डायरेक्ट मेरे फोन पे मैं फोन करता हूं, इसका फोन हमेशा आउट ऑफ रीच रहता है, नॉट आंसरेबल। फोन उनको जाता है, मैं वैसे में छोड़ देता हूं कि भाई चलो काम में होंगे, बिजी होंगे, तो उसके बाद में रिकॉल करना चाहिए। नाना पटोले शरद पवार से बड़े आदमी है क्या? शरद पवार को मैं फोन करता हूँ, शरद पवार साहब को, तो एक आधे बार बिजी रहे तो उनका पीए फोन उठा लेगा, बोलेगा कि साहब मीटिंग में है, मैं आपकी बात करवा देता हूँ, 5-10 मिनट में बात करवा देता है। या कभी ये है तो क्या बोलते हैं, उनको नंबर मेरा लिखवा लेते हैं, बाद में वो कॉल करके बुला लेते हैं। नाना पटोले की क्या परिस्थिति है? पूरे 2-3 साल के अंदर नाना पटोले को मैंने कम से कम 15-20 बार फोन किए, मुश्किल से एक आधे बार कभी तो भी उठाया होगा। देखिए ये जो भुगत रहे हैं ना, देखिए आरएसएस के अंदर इनके जो, या बीजेपी के अंदर आरएसएस के कैडर के वर्कर है। कांग्रेस के अंदर इसके पहले सेवादल नाम का इनका कैडर था, ये इन्होंने खत्म कर दिया खुद। क्या है, बिल्ली जो है ना अपने बच्चों को ही खा के जिंदा रहती है, कांग्रेस इसी तरीके से जिंदा है अभी। कांग्रेस के अंदर मैंने देखा है कि कांग्रेस के अंदर अभी वर्कर कोई नहीं है, सारे नेता भरे हैं इनके, इसके अंदर किसी को काम करना नहीं है। बीजेपी के पास में कई सेल है ऐसे कि जो पर्टिकुलर काम दिया उसके ऊपर चलते रहते हैं। आरएसएस के अंदर कई लोग काम करते हैं, फिर उनकी विद्यार्थी परिषद होगी या फिर उनका बजरंग दल होगा या और कुछ होगा, लेकिन उनको दिए हुए काम वो बड़े निष्ठा से करते हैं। एक बात समझिए, देखिए इलेक्शन के अंदर भी उनके पहले तो पन्ना प्रमुख थे, यानी एक कागज है, ये कागज के इधर के साइड में, इधर के साइड में, 2 साइड में जितने भी वोटर्स लिखे हैं उसका काम एक आदमी देखेगा उस मोहल्ले का। इधर से 25 आदमी, उधर से 25 आदमी, चलो 50 आदमी का काम तू देखेगा। और वो पूरा 5 साल काम करते रहता है, उन 50 लोगों के घर में जाएगा, बात करेगा, सब करेगा। अभी उन्होंने क्या कर दिया, आधा पन्ना, यानी एक ही साइड का काम तू देख भाई, इतना उन्होंने उनका इंटेंसिव वर्किंग कर दिया। उसके बाद में उनका पूरा ट्रेनिंग, उसके बाद में उनके साथ में चर्चाएं, उसके बाद में वो सारे के सारे 25 लोग उनके घर में जाएगा, उनसे बात करेगा, उनको मोदी जी कितने महान है, क्या है, कैसा है, सारा सुनाएगा। उसके बाद में वो देखेगा कि ये अपनी बात सुनने वाले कौन है।
बीजेपी के अपोजिट कौन है, बीजेपी के फेवर के कौन है, मोदी जी के फेवर के कौन है, अपोजिट कौन है, उनको देखे। उन्होंने कई लोगों के नाम हटा दिए लिस्ट से, इतना उनका ग्राउंड पे वर्किंग है। कांग्रेस वाले क्या ये बता सकते हैं क्या कि ये काम करने के लिए उनके पास में कौन आदमी है? कोई आदमी नहीं है। बीजेपी के ये जो पन्ना प्रमुख है, आरएसएस के जो पन्ना प्रमुख है ना, वो लोगों को उठा के घर को जाएंगे, उनके यहाँ वोटर की स्लिप चिटकाएंगे, उसके बाद में उनको गाड़ी में बैठा के इलेक्शन पे लेके जाएंगे, इलेक्शन के बाद जाने के बाद में उनका नंबर लिख के देंगे या उसके पहले उनको चिट्ठियां पहुंचाएंगे। ये सारा काम वो करते हैं, वोटर्स को पूरे वहां पे पहुंचाने का काम करते हैं। आदमी सोचता है यार इन्होंने इतनी बड़ी मेहनत कर दी, मेरे को लेके गए, ये कर दिए वगैरह। तो 50% लोग तो बोलते जाने दो ना, अब तो क्या करना है, बीजेपी वाले लोग बड़े अच्छे, भाई वोट मारो, ये एक होता है। दूसरी बात में ऐसा है कि मुझे एक बताइए कि ऐसा क्या हुआ 4 महीने में, 4 महीने पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन में, जिसका नतीजा आपको मालूम है। आप ही के चैनल पे मैंने बोला था, जिसके ऊपर आपने विश्वास नहीं किया था। रात को 10 बजे मुझे कॉल किया था, मैंने क्या बोला था आपको कि भाई बीजेपी इज नॉट गोइंग टू क्रॉस डबल डिजिट। आपने विश्वास नहीं किया था नीलू। 9 ही मिले इनको, डबल डिजिट क्रॉस नहीं हुई बीजेपी की, जिनके पास में 41 सीट थी। मैंने बोला था आपको कि ये दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस डबल डिजिट। आपने मुझे 10 साढ़े 10, मुझे आज भी अभी भी याद है कि आपने 10 साढ़े 10 बजे मुझे कॉल करके पूछा था कि मिस्टर पोरे रियली कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपने ही ये भाकित किया था। आपने मेरा इंटरव्यू लिया था 15 मिनट का, आपने वो चलाया था, मुझे याद है अभी भी। और मैं आपकी वो दाद देता हूं कि वाकई में आप में जो काबिलियत है वो यही है, आपको याद होता है कि किसने क्या बोला और किस तरीके से। तो बातें ऐसी है इसके अंदर कि उसके बाद में जो कुछ हुआ, क्या कांग्रेस ने ये सारी चीजें भुनाई? क्या उन्होंने नहीं भुनाई। उसके बाद में जो हरियाणा इलेक्शन के बाद में क्या किया कांग्रेस ने, मुझे बताइए ना। कितने लोग रास्ते पे उतरे कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बताइए कि अभी ये 4 महीने में ऐसी कौन सी बातें हुई, जादू की छड़ी चल गई कि इतना ये हुआ। देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट हुआ है, वोट काउंटिंग के अंदर सारी गड़बड़ी हुई है। 2-3 वीडियो पूरे घूम रहे हैं, शायद मैंने आपको भी भेजा था, मैं नहीं तो अभी आपको भेज देता हूं। किस तरीके से आज तक के जैसा चैनल, ये फालतू चैनल तो है ही नहीं, गोदी मीडिया वालों का चैनल है, उनका मुंबई तक के करके एक ये स्टेट का चैनल है। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था कि किस तरीके से ईवीएम को हैक किया जाता है। दूसरा एक वीडियो भी मैंने आपको भेजा था, उसके अंदर ये बताया था कि किस तरीके से वोटिंग के अंदर गड़बड़ी होती है। मुझे बोलना है दिल्ली के अंदर, आपने शायद वो देखा होगा मेरा वीडियो, वामन मेश्राम करके एक आदमी था, उसने ये ईवीएम के खिलाफ में ईवीएम तोड़ो आंदोलन छेड़ा। पहले उसके अंदर आंदोलन में गया था, करीब करीब जंतर मंतर के ऊपर 15-20 हजार लोग थे भाई, पता नहीं इतने लोग थे उसके अंदर। वो एक आदमी ने मेरा इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू भी भयंकर गया, लाखों में गया, और उसके अंदर भी मैंने वही बातें बोली थी। मुझे बताइए, दूसरा जब उसने 1 महीने भर के बाद में जब जंतर मंतर के ऊपर वो किया, तो दिल्ली के लोगों को या बीजेपी को ध्यान में आ गया कि भाई इसको बहुत रिस्पॉन्स मिलता है। उन्होंने पूरी नाकाबंदी कर दी साहब, पूरी जंतर मंतर की नाकाबंदी, जो पब्लिक प्लेस है जहां पे ही एक आंदोलन हो सकता है। हाउ कैन यू डू दैट कि उसकी नाकाबंदी कर दी, किसी आदमी को जाने नहीं दे रहे आप। और ये ऐसा होने के बाद में कांग्रेस वाले कितने रास्ते पे आए कि उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। कुछ नहीं है, बातें ऐसी है कि आज जो कांग्रेस भुगत रही है, ये आज के घड़ी में कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ही एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा भारत घूम के ये सारी चीजें करने वाला एकमात्र आदमी, प्रामाणिक आदमी मुझे दिखता है। बाकी सारे के सारे कांग्रेस में के जो लोग है ना, वो सारे के सारे जो है वो स्लीपर सेल के साथ में काम कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है और बता रहा हूं आपको, मेरा फाइंडिंग बता रहा हूं। ऐसा है कि ये तो बात सही है जो आप कह रहे हैं। आई एम श्योर ये जो कांग्रेस नीलू जी, नहीं नीलू जी, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझे बताइए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सीटें बटी, कम से कम 50% सीटों के ऊपर इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है आपके चैनल के माध्यम से। पैसे लिख के टिकटें बटी, गलत लोगों को टिकटें बटी, जो अच्छे कार्यकर्ता थे, ये मैं प्रूव करके दे सकता हूं आपको, मेरे पास में उसके प्रूफ है। कांग्रेस वालों ने मुझे पूछना चाहिए, मैं बताऊंगा कि कितने चीजों पे पैसे लेके इन्होंने टिकटें बांटी।
जो अच्छे लोग थे उनको टिकटें प्रकाश नहीं जी, दी। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर आपने कहा कि आपके पास सबूत है कि बीजेपी ने पैसे लेकर लोगों से वोट लिए हैं? बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस अच्छा, वालों ने पैसे लेके टिकटें बांटी नीलू जी। ओके, हाँ, ओके। और बीजेपी के स्लीपर सेल इनके अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने ये काम करवाया। मैं आपको 4 जगह के प्रूफ दे सकता हूं, प्रूफ दे सकता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने पैसे लेके टिकटें बांटी। देखिए कांग्रेस की पार्टी कौन है? महात्मा गांधी के ऊपर चलने वाली पार्टी, महात्मा गांधी का नाम लेने वाली पार्टी है, महात्मा गांधी ने तैयार की हुई पार्टी है। महात्मा गांधी के ये पार्टी के लोग चन्नी थला जैसे मुंबई में आते हैं पब्लिक को मिलने के लिए, 7 स्टार होटल में रहते हैं नीलू जी। मैं एज ए पत्रकार उनकी मुलाकात लेने चला गया था, एज ए संपादक करके। आपको मालूम है, मुझे काउंटर पे बोला गया कि नहीं चन्नी थला जी से आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? मतलब भाई अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट आई वांटेड टू मीट हिम, यू कॉल हिम इन नीलू। नो नो नो, ही हैज ऑर्डर दैट देयर शुड नॉट बी डिस्टर्बेंस। तो मुझे बताइए क्या पार्टी बढ़ेगी? नाना पटेल आउट ऑफ रीच है, महाराष्ट्र स्टेट का हेड है, क्या पार्टी बढ़ेगी? क्या जरूरत है मेरे जैसे आदमी को उसको मिलेंगे? मतलब भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो एक निष्पक्ष पत्रकार हूं। पिछले 10 सालों से मैं बीजेपी के खिलाफ में लिखने वाला एकमात्र पत्रकार हूं, बिना डरे, बिना डरे। मेरे कई आर्टिकल कांग्रेस के जो मुखपत्र है उसके अंदर छपते हैं, संदेश, कांग्रेस संदेश में छपते हैं। उसके बाद में ये मेरी परिस्थिति है, मैंने आखिरी, क्योंकि मुझे चिढ़ आती है कि इन्होंने किसानों को जिस तरीके से मारा है, क्यों किसानों के मुद्दे नहीं उठाए कांग्रेस ने भाई इतने सालों से? सिर्फ वो वहां कितने बार गए? राहुल गांधी के सिवा कौन गया? उसके बाद में 10 साल में कितने बार ये मुद्दे उठाए इन्होंने? क्या है आज जो कांग्रेस भुगत रही है ना, इनको जो कांग्रेस आज जो जिंदा है वो सिर्फ एक आदमी के नाम पे, दैट इज कॉल्ड राहुल गांधी। बाकी नहीं, ये कांग्रेस बात की सही है प्रकाश जी। ये बात तो बिल्कुल सही है, और कांग्रेस कैसे आत्ममंथन करेगी मुझे नहीं पता है, अभी प्रबल प्रताप शाही जवाब देंगे इसका। लेकिन जो मेरा सवाल था कि ठीक है, आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई कांग्रेस के अंदर क्या क्या कमियां हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, एन केन प्रकारेण, सत्ता, बल, पैसा, जिस भी चीज से आज उनको ये प्रचंड बहुमत मिला है, उस प्रचंड बहुमत का असर मोदी जी पर आप क्या देखते हैं? क्या आरएसएस और बीजेपी अब एक होगा और मोदी जी को साइडलाइन करेगा? क्या आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जिस तरीके से आरएसएस सक्रिय था? नहीं, इमीडिएट तो नीलू नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। पहली बात एक समझिए, अभी कैसा है कि बीजेपी के अंदर भी एक में की काट लगाने वाले बहुत लोग पड़े हैं। जैसे उन्होंने विनोद तावड़े को किनारे लगाने के लिए उसके ऊपर वो आरोप कर दिया कि ये पैसे बांट रहा था। ये सारा का सारा मैनेजमेंट है। क्योंकि बात देखिए कि नितिन गडकरी को क्यों साइडलाइन किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि ये प्राइम मिनिस्टर चेयर को थ्रेट है, तो इसलिए उन्होंने नितिन गडकरी के पर काटे। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर का जो पद है उसके लिए विनोद तावड़े एक दावेदार उनको लग रहा था। विनोद तावड़े की और फडणवीस की बिल्कुल पट जमती नहीं है, तो इसलिए आखिरी बीजेपी ने क्या कर दिया कि उसको दिल्ली बुला लिया। फिर उसके बाद में अभी ऐसी परिस्थिति थी कि विनोद तावड़े चीफ मिनिस्टर बन सकता है, फेस हो सकता है, तो क्या किया उन्होंने, जाके विनोद तावड़े का वो स्ट्रिंग ऑपरेशन करवा दिया और बोले कि नहीं नहीं ऐसे, तो उसको एकदम साइड किनारे कर दिया। देखिए ऐसा है, मूल रूप से तो ये देखना चाहिए कि ऐसी क्या बात है गडकरी के अंदर, सॉरी फडणवीस के अंदर, कि उसको डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बना दिया। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अगर किसने इम्प्लांट की है, वो आदमियों के नाम है प्रमोद महाजन नंबर 1, दूसरा गोपीनाथ मुंडे, तीसरा एकनाथ खड़से। एकनाथ गोपीनाथ मुंडे को किस तरीके से किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया, ये आपको पता है। संदिग्ध रूप में उसकी मौत हुई। क्या उसका किसी ने उठाया मुद्दा? किसी ने नहीं उठाया, ना कांग्रेस ने उठाया ना किसी ने उठाया। वो तो डायरेक्ट क्लियर मर्डर था भाई, क्योंकि अगर गोपीनाथ मुंडे होते थे तो वही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होते थे, लेकिन उनको किनारा लगा दिया। एक सवाल है, जो एक आंकड़ा मेरे पास अभी आया है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं पढ़ूं और उस चीज को बताऊं। और राकेश अचल जी आपके पास आती हूँ, फिर मैं शाही साहब के पास आऊंगी। कि नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चुनाव में 10 रैलीज की थी, महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूँ। योगी आदित्यनाथ ने 11, अमित शाह ने 16, एकनाथ शिंदे ने 75, देवेंद्र फडणवीस 67, और ऐसे बीजेपी के कई, पवन कल्याण वगैरह भी, उन लोगों ने भी कुछ कुछ रैलीज की हैं। और आरएसएस ने डोर टू डोर एक्टिविटी की है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे कम रैलीज रही हैं। तो अब उनको सबसे कम, उसको कम पार्टी उनको अब कम एक्सपोज कर रही है,
इसका मतलब ये है कि मोदी जी का जो जादू 2014 में शुरू हुआ था, बिल्कुल उफान पर पहुंचा, अब वो जादू उनको राज्यों के चुनाव में पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। यानी कि बीजेपी में अब मोदी जी की प्रेजेंस राज्यों के चुनाव के लिए एक लायबिलिटी बनती जा रही है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि मोदी जी को किस तरह से साइडलाइन किया जाएगा? कोई ना कोई प्रिटेक्स्ट ढूंढेगा आरएसएस, कैसे करेगा? मतलब अगर होता हुआ ये संभावना एक आप देख रहे हैं। जी राकेश जी। नीलू, नीलू देखो ऐसा है, मैं एक सेकंड बोलूंगा। नीलू बात हाँ, ऐसी है, मोदी के वो पूरी जादू जो खत्म हो गई है, वो जो मुंबई में दादर के अंदर शिवाजी पार्क के ऊपर जो रैली हुई थी, सारी कुर्सियां खाली थी, उसका वीडियो पूरा वायरल हो चुका है। उनको पता लगा कि इनकी रैलियां लेना और ये लेना बेकार है, इसलिए उन्होंने उसको साइडलाइन कर दिया है, ये बात है। और उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की वाशिम के अंदर रैली हुई, कुछ नहीं थी वहां पे, सारी कुर्सियां खाली थी और योगी जी ऐसे। उसके बाद में थोड़ा बहुत उन्होंने मैनेजमेंट किया, एसटी बसेस, ट्रक बसेस लगा के सारे पब्लिक लाई। लेकिन मोदी की बाद में इसीलिए रैलियां खत्म कर दी क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी को अगर एक्सपोज करेंगे तो ये अपनी बंदी मुट्ठी जो है खुल के खाक हो जाएंगी। बस, सॉरी आई हैड इंटरप्टेड। जी, जी, ठीक है। हाँ, नहीं राकेश नहीं, जी, देखिए आपसे वही सवाल कि मोदी जी की रैलीज़ बिल्कुल कम बिल्कुल। हुई हैं, इनफैक्ट सबसे कम हुई हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि अब राज्यों के चुनाव में मोदी का जो एक जादू था वो खत्म हो चुका है। तो अब अगर उनकी यूटिलिटी नहीं है और अब जब अगला आम चुनाव आएगा तो 2029 में आएगा, तब तक मोदी जी की काफ़ी उम्र हो चुकी होगी और पार्टी तब तक उनको क्यों बेयर करेगी? तो फिर ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव क्या एक टर्निंग पॉइंट है मोदी जी के भविष्य के लिए? जी, राकेश जी। बेशक इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन के लिए हो गए हैं। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वहां भी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। और महाराष्ट्र में भी उनकी 15 रैलियां होनी थी, लेकिन वो 8-10 रैली करके ही नाइजीरिया चले गए नागरिक सम्मान लेने के लिए। वो मणिपुर नहीं जाते, तो पिछले 1.5 साल से मणिपुर नहीं जाते। तो इसलिए अब ये एक्सपोज हो चुका है कि मोदी जी का जितना सिक्का चलना था वो चल गया। अब आरएसएस को नया आदमी ढूंढ के लाना ही पड़ेगा अगर उन्हें 2029 का आम चुनाव जीतना है तो ये फैसला मुझे लगता है कि संसद का ये सत्र जैसे ही निपटेगा, भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष जैसे ही चुना जाएगा, वैसे ही ये जुगल जोड़ी जो शाह और मोदी की है, ये पर्दे के पीछे जाना शुरू कर देगी। और इसमें अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है क्योंकि देखिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता भी है, वो निराश होकर के अब जाए कहाँ। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई सुनता नहीं है, तो वो आरएसएस पर जाने लगा है और आरएसएस ने उस कार्यकर्ता के जख्मों पर एक कहते हैं हमारे ठंडा पानी का कपड़ा फेरा है, उसको राहत दी है और उसने वो परिणाम फिर लाके महाराष्ट्र में दे भी दिए। झारखंड में ये नहीं हो पाया, झारखंड में मामला दूसरा था, इसलिए वहां के परिणामों की अभी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। झारखंड भी गए थे मोदी जी, झारखंड में उन्होंने बिरसा मुंडा के गांव में जाके, जमुई में जाके माथा टेका था, लेकिन आदिवासियों ने उनको वहां भी खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में तो पहले दिन से प्रकाश जी भी कह रहे हैं और महाराष्ट्र के अधिकांश लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि अजित पवार, उन्होंने भी ये बटोगे कटोगे नारे का विरोध किया था, लेकिन वो नारा भी चल गया, आरएसएस ने चलाया इसलिए चल गया। मोदी जी ने तो अपना नारा गढ़ दिया था, एक रहो तो सेफ रहो। तो अब मोदी जी के दिन निश्चित तौर पर सत्ता में पूरे हो गए हैं और गिने चुने हैं। अब वो गिनती कितने महीने पे पहुंचती है या पूरे साल तक पहुंचती है, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। जी। अब मैं प्रबल प्रताप शाही जी के पास आऊंगी कि शाही जी, पहले तो आप बीजेपी पे चाहूंगी कमेंट करना, और कई चीजें जो प्रकाश पोरे जी ने कहा कि एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कांग्रेस को। सवाल यही है कि वो मोमेंटम बना ही नहीं पाई कांग्रेस, या फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जो मोमेंटम आपको लोकसभा के चुनाव में मिला था, आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई? हमेशा आप ये कहें कि ईवीएम को ही कोसेंगे, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो फैक्टर नहीं था, वो फैक्टर था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मेहनत करती या फिर एनसीपी करती या उद्धव ठाकरे की पार्टी करती, वो मेहनत करती हुई महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नहीं दिखी। आज क्यों शिकायत है सबको उन चीजों से? देखिए, सवाल तो ये उठेगा ही कि जब हम लोकसभा में 13 सीटें जीतते हैं और विधानसभा में आकर हम 20 सीटों पे आकर टिक जाते हैं, तो सवाल तो उठना लाजिमी है। हमें लगता है कि हमें और मंथन की ज़रूरत है और रीच आउट करने की ज़रूरत है।
हमें ये देखना होगा कि हमारे किन किन समाज समूहों में हमें वोट नहीं मिला। लेकिन मेरा मानना ये है कि इलेक्शन कमीशन जब हैक हो गया है तो बहुत सारी चीजें हमें मिला मिला भी होगा तो नहीं मिलेगा। मुझे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 144 सीट 45 सीट लड़ने वाली भाजपा 137 सीट जीत सकती तो 7 8 9 सीट वो बेचारे दुर्भाग्यशाली लोग कौन है जो हार गए भाजपा, और क्या कारण है उनके हारने के? पहले आकलन ये करने की जरूरत है वो क्या कारण है जिससे कारण हारे वो। उसी में ही सारा सारा खेल छुपा है, सारा उत्तर उसी में छुपा हुआ है। जहां तक बहुत सारे सवाल हैं कि हो सकता है कि हमारे अध्यक्ष फोन न उठा रहे हों, हो सकता है कि बातचीत न हो पा रही हो, बहुत सारे कारण होते हैं और हर नेता की अपनी अपना तरीका है काम करने का। अब जैसे मैं कनेक्ट होता हूँ तीरथ सिंह देव जी से, उनको फोन करता हूँ तो उठा लेते हैं, जिनसे कहता हूँ उनसे बात भी कर लेते हैं। वो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के कन्वीनर है बावरिया जी, उनसे भी बात हो जाती है। तो हमारे यहाँ कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कल्चर है। कुछ लोग होंगे जो नहीं फोन उठाते होंगे, नहीं बात कर पाते होंगे, ऐसे यहाँ भी है, हमारे पास है, दिल्ली में भी इस तरह के कुछ है नेता जो नहीं फोन उठाते। उनका देखिए ये पर्सनल ट्रेट होता है। जैसे मैं हूं, मुझे कोई फोन कर दे और मैं फोन ना उठाऊं, या जब भी आपने मुझे फोन किया होगा मैं अवेलेबल नहीं हूं तो आपका फोन मेरे पास आता ही है, चाहे घंटे बाद आए, अगर नहीं देख पाए तो 15 मिनट 20 मिनट बाद, मुझे क्यों फोन किया, क्या कारण। तो ये आदमी के रिस्पॉन्स सिस्टम के ऊपर होता है, आदमी की समझ के ऊपर होता है कि हमारा पास, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक नेता है, तो हमारे पास अगर कोई व्यक्ति फोन कर रहा है तो उसकी कोई, हमारी कोई जवाबदेही होती है कि क्या कारण है, क्या है, कोई दिक्कत है। हमको अगर मुझे कोई फोन करता है, मुझे वो हो जाता है कि बेचैनी हो जाती है जब तक मुझसे बात तक। तो आदमी आदमी के ऊपर होता है। तो मैं प्रकाश पूर्वे साहब से कहूंगा कि मेरा नंबर आप दे दीजिएगा, इन्हें कोई ऐसी जरूरत हो एआईसीसी में तो मुझे फोन कर ले। मैं किसी से बात कराने में, अगर मैं बहुत ज्यादा बड़ा तो नेता नहीं हूँ, कांग्रेस के हिसाब से छोटा ही हूँ, तो इनकी जो भी समस्याएं तो नहीं मैं समाधान, नहीं इनकी बात को जरूर सुन लूंगा, और अगर कहीं उचित फोरम पर इनकी बात पहुंचानी हो तो जरूर पहुंचा, इनकी मैं बात भी करा दूंगा, ये कर सकता हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ अपनी तरफ। लेकिन की बात है कि मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं प्रबंधन का छात्र, मैं एमबीए किया हूं, तो मुझे एक ही चीज पता है कि हम लोग को वी मैनेजमेंट एक्चुअली हमें मालूम है रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, हो सकता है एक समय आने के बाद, हो सकता है पार्टी के अंदर हमारे जैसे लोगों को और बढ़ावा मिलेगा, तो हो सकता है ये चुनाव जीता भी जा सकता है। हाँ, मैं एक चीज और कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी आदित्यनाथ को और मोहन भागवत को, मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही है, याद रखना किसी दिन मेरे पास अगर सत्ता गलती से आ गई, आरएसएस का एक आदमी भी वोट देने लायक नहीं। बस इतना ही कहते, धन्यवाद। बस इतना नहीं, कहते। लेकिन ये नहीं, ये आप ये तो फिर अब आपकी भी आलोचना होगी कि आप लोग भी ऐसे ही धमकी मेरी दे रहे हैं आलोचना जैसे। हो, मुझे देखिए, इस देश के अंदर सुनिए, मैं प्रॉब्लम क्या है, इस देश के अंदर जन क्रांति नहीं। जिस दिन जन क्रांति होगी, अभी तक जन क्रांति नहीं हुई, इसलिए हमने लोकतंत्र को, हम आजादी प्राप्त कर पाए, लोकतंत्र की अभी तक लड़ाई नहीं। ये लोकतंत्र की लड़ाई जब तक जन क्रांति नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की कीमत हम नहीं समझेंगे। हम 2000 3000 रुपए 5000 रुपए 3400 करोड़ रुपया 3500 करोड़ रुपया हजार करोड़ रुपए एक एक असेंबली में बटा है, लोगों ने पैसा लिया है, पैसा लेकर अगर वोट दे रहे हैं, अगर पैसा लेकर वोट दे रहे हैं, ये अगर पैसा लेकर लोग वोट दे रहे हैं, अपने वोट को बेच, मैं उस महिला को सलाम करूंगा जिस महिला ने पुलिस के पिस्तौल के सामने खड़े होकर कहा मैं वोट डालूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बर्खास्त करवा दूंगी, वर्दी छीनूंगी। और वहीं पर कुछ और लोग हैं जो पैसे लेकर वोट कर रहे हैं कि आज गोभी 120 रुपया किलो है, आलू 60 रुपया किलो है। नहीं, अब अभी गोभी भी क्या? सुनिए एक सेकेंड, बहुत लंबी हो जाएगी बहस, देर भी हो रही है, सबको सोना भी है। तो मैं अभी गोभी पे नहीं, किसी और दिन महंगाई पे चर्चा करेंगे तो गोभी और आलू सबकी बात की जाएगी। लेकिन मैं अभी मोदी जी पे आना चाह रही हूँ, मैं वापस फिर से, मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको कह दे रहा हूँ, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, मैंने आपको कैसे सुधारेगी उस पर बात कर रही हूँ। तो आपने कहा, आपने अपनी बातों को व्यक्त कर दिया है, इसलिए हाँ बोलिए लास्ट में बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अचल साहब और पोरे साहब के पास जाऊंगी। मैं एक ही चीज नीलू जी कह रहा हूँ, मैंने कह दिया ये आरएसएस की सरकार है, ये मोदी की सरकार नहीं। अब मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मुखौटा, ये जितनी जल्दी हम समझ लें, हमारी लड़ाई अब
फासिस्टवादी ताकत से है। हमारे लोग जब तक जीवित ठीक है। हैं तब तक हैं। ठीक देखिए, है। मैं एक चीज फिर से कह रहा हूं, अहिंसावादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या इन संघियों ने कराई। गौरी लंकेश की हत्या अहिंसावादी गौरी लंकेश की हत्या इन संघियों ने करवाई। गोविंद पंसारे, अहिंसावादी गोविंद पंसारे की हत्या इन संघियों ने कराई। ये अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को कुचल देंगे, इसलिए अब लड़ाई इनके ही उस रूप में करनी होगी। और देश के अंदर अब कांग्रेस के अंदर दो धाराएं होंगी आने वाले समय में, नरम दम और गरम दल। अब लड़ाई इस तरह होगी, और मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत सुन लें कि कांग्रेस के अंदर भी भगत सिंह को मानने वाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। बस मैं ठीक है। क्या कहना चाहता हूं, चलिए जैसे ठीक है। तुम आप लड़ना कहा कि चाहोगे अब वैसे कांग्रेस लड़ने के को अंदर तैयार। नरम और गर्म, हाँ, आपने कहा कांग्रेस के अंदर नरम और गर्म दल होगा। वो तो देखेंगे कांग्रेस कैसे काउंटर करती है इस नफरत वाली पॉलिटिक्स का, इस पैसे का। लेकिन जो मुद्दा है, अचल जी, अब अंत में आपसे और पूरे साहब से छोटा छोटा कमेंट लेके फिर प्रोग्राम को खत्म करती हूँ कि अब मोदी जी की जो शेल्फ लाइफ है, पॉलिटिकल शेल्फ लाइफ में उनकी बात कर रही हूँ, भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो लंबा अभी चले, लेकिन जो पॉलिटिकल शेल्फ लाइफ है वो आप मोदी जी की कितने दिन देख रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद? जी। और देखिए, मैं बहुत संक्षेप में कहूँ तो मुझे लगता है कि मोदी जी अब जो नया साल आ रहा है उस नए साल में विश्राम ले लेंगे, या नहीं लेंगे तो आरएसएस उनको भेज देगी विश्राम पर, तो वो लंबी छुट्टी पर जाएं और अपनी सेहत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सेहत बनाने का जो काम था वो आरएसएस ने अपने हाथ में ले लिया है। मोदी जी के ऊपर उसने बहुत भरोसा कर लिया, लेकिन मोदी जी जिस ढंग से पार्टी को खड़ा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। और उस काम में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आरएसएस के ज्यादा काम आए हैं। उन्होंने प्रमाणित किया। उत्तर प्रदेश में भी आप देखें, उपचुनाव 9 सीटों पे थे, 7 सीटें उन्होंने वापस ली। तो इससे लगता है कि अब मोदी जी का जो ढलान है, जो उनका अवसान है, वो निकट है सत्ता में। और जैसे ही नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेगा तो ये जोड़ी भी टूट जाएगी, और शाह और मोदी की जोड़ी भी। अगला आम चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं होगा, और ये काम पहले भी हो सकता है, बाद में भी। जी, पोरे साहब क्या कहेंगे अंत में, मोदी जी के ऊपर महाराष्ट्र की जीत का असर? नहीं, वो तो होगा। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने खुद बोला था कि 75 इज द रिटायरमेंट ईयर, वो होगा। लेकिन मेरा ये बोलना है कि आज की जो परिस्थिति है, जैसा कि मैं बोल रहा था, जिसके ऊपर से मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रबल प्रताप जी थोड़े नाराज होकर अपने शो से निकल गए, या हो सकता है उनकी कुछ व्यस्तता होगी। लेकिन एक बात बताता हूं मैं, देखिए, मुझे ये बोलना है, जब आरएसएस के आदमियों ने सरकारी इसके अंदर नौकर जो है आरएसएस के, उन्होंने जाके सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये जब था आरएसएस वालों का, अब वो रोक हटा दी। तो रोक हटा दी तो उसके ऊपर कांग्रेस वालों ने हल्ला बोल क्यों नहीं किया भाई? जो आरएसएस के ऊपर वल्लभ भाई पटेल ने रोक लगा दी थी एक जमाने में, उसके बाद में अभी आप आरएसएस के काम करने वाले वर्कर जो है, वो अभी सरकारी वर्कर जो है, वो अभी पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। ये जब रोक हटी, क्यों बीजेपी कांग्रेस वालों ने हल्ला बोल नहीं किया? इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव का अपॉइंटमेंट के मापदंड बदल दे कि भाई पहले क्या था कि एक विपक्ष का आदमी पंतप्रधान और उसके बाद में चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस को हटा के जिस दिन उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के एक मंत्री को डाल दिया, यानी कहने का मतलब ये 2 वर्सेस 1 हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों हल्ला नहीं किया उस समय पे चुप रहे। दूसरी बात में आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है, महंगाई के बारे में सिर्फ एक ही है, जैसा कि रूडी जी बोल रहे थे। क्या बोला उन्होंने? गोभी का फूल 120 रुपए किलो हो गया। अरे भाई, डेटा कितना महंगा हो गया उसकी बात करो ना, मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई वो बात करो ना, बाकी की चीजें कितनी महंगी होगी, खेती में लगने वाली चीजें कितनी महंगी होगी। जो कृषि के ऊपर कभी जीएसटी नहीं थी, जीएसटी लगी, उसके ऊपर चिल्लाओ ना, उसके ऊपर नहीं चिल्लाएंगे। आप अभी भी एक तरफ आप बोलते किसान मर रहा है, तो अब किसान का ही गोभी का फूल अगर महंगा हो गया तो आप रो रहे हो। अब जब 120 में बिकेगा तो गोभी का कम से कम 60 रुपए तो उसको मिलेगा ना। वो आपको अगर 30 रुपए में बाजार में चाहिए तो गोभी का फूल किसान से 10 रुपए में खरीदा जाएगा, वो मरेगा किसान। आज जो ये थिंकिंग है
इस तरीके से। महंगाई की व्याख्या माने खाने पीने की चीजें, क्या उसी के ऊपर लिमिटेड है कि डेटा महंगा हो गया ये चिंता की जरूरत नहीं, सीमेंट महंगा हो गया चिंता की बात नहीं है, लोहा महंगा हो गया, पाइपलाइन महंगी हो गई, मोटरसाइकिल महंगी हो गई, ये चिंता, बिजली का बिल महंगा हो गया, ये चिंता की बातें नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर ये पार्टी चलती है। इसी के लिए ये वो लोग चुप बैठ जाते हैं और सिर्फ किसानों के उपज के ऊपर ही चिल्लाते हैं, और गांव खेड़े में जाने के बाद में बोलते हैं कि भाई आपको तो उचित दाम मिलना चाहिए। अरे उचित दाम अगर उनको मिलता है तब जाके आप चिल्लाते हो कि महंगाई बढ़ गई है। ये जो दोगलापन है ना, ये दोगलापन के ऊपर ही मेरा सारा का सारा इनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। इनको समझता ही नहीं है कि कौन से मुद्दे एक्चुअली उठाना चाहिए, बस। चलिए चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या कुछ होता है। अभी तो महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और 3 दिन के अंदर ही सरकार बननी है। 26 तारीख को लास्ट डे था, तो मुझे लगता है कि उस समय तक स्वेरिंग इन वगैरह हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी ऑलमोस्ट तय हो चुका होगा बीजेपी के अंदर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फडणवीस, दूसरा कुछ नहीं, या विरोध एक ही बनेगा। ओके, थैंक यू प्रकाश पोरे जी, थैंक यू वेरी मच। राकेश अचल जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।